गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है अप्रैल 22 2022। देखिए आज ना दो बार 22 यूज हुआ है, 22 और 2022। इधर इंटरेस्टिंग डेट आज, और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। दोस्तों आज के पेपर में कोई ऐसे खास आर्टिकल ही नहीं है जिसके मुझे आपके लिए अलग से स्लाइड बनानी पड़े, तो आज का हम लोग न्यूज़पेपर डायरेक्टली न्यूज़पेपर से ही करने वाले हैं। ठीक है जी, तो देखिए एक बार चलते हैं। पहला जो न्यूज़ है वो कहता है सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड स्टेटस क्वो ऑर्डर अगेंस्ट जहांगीरपुरी डिमोलिशन। देखिए जहांगीरपुरी में कम्युनल वायलेंस हुआ था, उसके बाद वहाँ की एमसीडी अचानक से जाग गई और उसको लगा अरे यार ये तो सड़कों के ऊपर इन्होंने एनक्रोचमेंट कर रखी है, चलो इनका सफाया करते हैं। तो वो बुलडोजर लेके वहाँ पे पहुंच गए और उन्होंने बहुत सारी दुकानों वगैरह को जो सामान वगैरह पड़ा था कूड़े कबाड़ का, वो सब वहाँ से हटा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के बेसिकली अभी जज साहब ने उसके ऊपर लगा दिया है ऑर्डर। उन्होंने कहा, मतलब सीधा सा सवाल पूछा, डू यू नीड बुलडोजर्स टू क्लियर स्टॉल्स, चेयर्स, टेबल्स और बॉक्सेस? बुलडोजर लाने की क्या जरूरत थी, वैसे भी तो कर सकते थे। उन्होंने ये भी बोला, भैया जब वहां पे इतना टेंशन का माहौल था, वहां पे जब राइट्स वगैरह हो रहे हैं, तो इसी समय आपको इंक्रोचमेंट की जरूरत थी। आप क्या उसको 2 महीने पहले नहीं कर सकते थे? क्या आपको पहले नहीं पता था कि वहां पे इंक्रोचमेंट हो रहा है? और क्या आप इसको थोड़ा रुक के 2 महीने बाद नहीं कर सकते? तो तब भी तो इंक्रोचमेंट रहेगा ना। तो अभी इतने टेंशन के माहौल में ही आपको और ज्यादा टेंशन करने की क्या जरूरत थी? और बुलडोजर लेने के जाने की क्या जरूरत है? वो तो नॉर्मली भी एंक्रोचमेंट को दूर किया जा सकता है। तो इस तरह के कुछ सवाल सुप्रीम कोर्ट के जज ने उनसे पूछे और अभी उस पर स्टेटस को लगा दिया है, इनके स्टे लगा दिया है। आगे देखना रहेगा इस मामले में क्या होता है, बट यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ नहीं है। लेकिन कम्युनलिज्म इन इंडिया और सेकुलरिज्म इन इंडिया, वो डेफिनेटली हमारे हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? चलिए, और इंडिया का वैसे भी जो सेकुलरिज्म है वो वेस्टर्न सेकुलरिज्म से बिल्कुल अलग है, तो इस डिबेट में नहीं जाएंगे, ये ऑलरेडी आप सबको पता है। मालदीव्स बैन इंडिया आउट कैंपेन। देखिए पॉलिटिक्स का ये पूरा खेल रहता है, जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान इस जगह पूरा पॉलिटिक्स चलता है, वैसे ही मालदीव के अंदर भी पॉलिटिक्स चलता है। मालदीव में बेसिकली वहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला यमीन जी। तो भैया ऐसे ही होता है ना। तो इस समय के जो मालदीव में सरकार है उनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद साली। ये इंडिया के थोड़ा क्लोज हैं, और इन जैसे हम लोग नेबरहुड की बात करते हैं, पॉलिसी की बात करते हैं, और इसी तरह से इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं। इनका कहना है कि अगर मालदीव कोई भी कोई इनिशिएटिव लेता है इंडियन ओशन के अंदर, तो उसमें इंडिया को प्रेफरेंस दिया जाएगा, ऐसा इब्राहिम मोहम्मद साली जी कहते हैं। लेकिन जो पुराने प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला यमीन, ये कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, हम लोग इंडिया के अगेंस्ट में कैंपेन चलाएंगे। तो उन्होंने वहां पे सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाया हुआ है इंडिया आउट, और ये कई सालों से चल रहा है। तो अब तक तो उनको अलाउ किया जा रहा था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो सारी चीजें करके, लेकिन अभी उसको मिस्टर साले ने बोला है कि देखो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की एक लिमिट होती है ना। आपको हम लोगों ने एक्सप्रेशन दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है उंगली पकड़ के जो है पूरा बाजू ही निकाल लोगे हमारा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी इसको हम लोग बंद करते हैं, उसको बैन कर दिया गया है, क्योंकि इंडिया के खिलाफ हेट्रेड फैला रहा है। वहाँ की जनता में इंडिया के खिलाफ सेंटीमेंट हो रहे हैं। लेकिन मिस्टर अब्दुल्ला यमीन का कहना है कि इंडिया जो है वो मालदीव के अंदर एंक्रोचमेंट कर रहा है, उसकी टेरिटरी को वायलेट कर रहा है, और उसके नेशनल इंटरेस्ट को भी डैमेज कर रहा है, और वो इंडिया की मिलिट्री को वहाँ पे नहीं आने देंगे। हालांकि इंडिया की मिलिट्री वहाँ पे है नहीं, लेकिन झूठ तो आजकल सब बोलते ही हैं। तो किसी झूठ को 100 बार बोला जाता है तो लोग उसको सच मानने लगते हैं। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं, हालांकि इंडिया की मिलिट्री बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे, सरकार का ऑलरेडी कहना है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो है मालदीव से हमारी आ जाती हैं, और आगे ये कोई न्यूज़ हमारे लिए बिल्कुल खास नहीं है। आज का एक एडिटोरियल सेक्शन है दोस्तों, जो कि मनमोहन सिंह जी ने लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली इसको तो करना बनता ही है, तो इसको हम लोग करेंगे। उसके अलावा थोड़ी देर में करेंगे एवरीथिंग अबाउट द रिफ्यूजी डिटेंट प्लान इज फ्लॉड। ये यूके रवांडा वाला जो इशू था वो हम लोगों ने पहले कर लिया था, कि यूके के अंदर जो माइग्रेंट्स आते हैं, जो रिफ्यूजीज आते हैं, यूके ने रवांडा के साथ एक डील किया है कुछ मिलियन डॉलर का दे के, और उनको वो वापस वहाँ पे भेज देगा। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग एक्सप्लेन सेक्शन में कर चुके हैं, तो ये तो फालतू ही था आज के जो है। ये कोविड-19 क्या इंडिया में फोर्थ वेव आने वाली है, इसके बारे में है। इसको आप फिलहाल छोड़ सकते हो, कोई रेलेवेंट नहीं है हमारे लिए। ये थोड़ा आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, हीट वेव में कर्टेल व्हीट एक्सपोर्ट। देखिए इजिप्ट के साथ अभी हम लोगों ने व्हीट एक्सपोर्ट की डीलिंग किया है, लेकिन आर्टिकल कहता है कि इंडिया में ओवरऑल व्हीट का प्रोडक्शन कम हो सकता है। क्यों कम हो सकता है? क्योंकि देखिए इस बार वैसे भी व्हीट का जो टोटल प्रोडक्शन है वो 20% कम हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अप्रैल के महीने में अप्रैल हैज सीन कंसिस्टेंटली अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड मार्क अक्रॉस पंजाब। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, इतना ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है अप्रैल के महीने में
जब गेहूँ को हम लोग हार्वेस्ट करते हैं, तो जिसकी वजह से प्रोडक्शन ओवरऑल कम हुआ है। सभी का कम हुआ है। मेरे पिताजी बता रहे थे जब हम लोग भी व्हीट ग्रो करते हैं इस सीज़न में, तो उनका भी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन कम हुआ है इस बार। हर किसी का यही हाल है मेरे आस-पड़ोस में भी। अगर आप किसान फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं इस एरिया से तो आपको भी पता होगा। तो थोड़ा-सा इस बार जो है प्रोडक्शन कम हुआ है। तो अब सीधी-सी बात है, अब प्रोडक्शन कम हुआ है तो एक्सपोर्ट करोगे या फिर जो हमारे जो गोडाउन्स हैं उसमें हमारे लिए इमरजेंसी बचाओगे, क्योंकि हमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी करना रहता है, मिड डे मील भी देना रहता है, सब्सिडीज़ वगैरह वो सब चीज़ें, है ना? तो ये समस्या है। तो उसके बारे में छोटा-सा आर्टिकल था। ये कोई हमारे लिए ख़ास नहीं है। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में आज कुछ ख़ास नहीं है, यो एक बिल्कुल आपको चार्ट-वार्ट या डायग्राम के थ्रू बस वो हिंदी और नॉन हिंदी स्टेट्स के बारे में बताया गया है। कुछ दमदार कुछ ख़ास यहाँ पे कंटेंट नहीं दिया हुआ। बस हिंदी, नॉन हिंदी उसके बारे में बात किया गया है। कहता है कि हिंदी जो है वो एक अम्ब्रेला टर्म है। हिंदी कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं है। जब हम लोग हिंदी लैंग्वेज की बात करते हैं इंडिया में, तो उसमें अंदर कम से कम 56 मदर टंग्स आती हैं, जैसे भोजपुरी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, है ना? वो सब आती हैं, जिसको हम लोग हिंदी मान लेते हैं। इसके बारे में भी हम लोग 2-3 बार चर्चा कर चुके हैं पहले एडिटोरियल वगैरह में, तो ये तो वैसे भी हमारे लिए रेलेवेंट था नहीं, सिर्फ़ ग्राफ वगैरह ही बना रखे हैं इसके अंदर। अगला जो एक्सप्लेनर सेक्शन है, वो भी बिल्कुल काम का नहीं है। अंडरस्टैंडिंग एबीसीडी ऑफ द सिनेमा, भैया हमें क्या मतलब है सिनेमा से, इसको हम लोग यहाँ से छोड़ सकते हैं, कुछ ख़ास इसमें था नहीं। हाँ, ये देख सकते हैं, जॉनसन स्टार्ट्स विज़िट फ्रॉम गुजरात। तो मिस्टर जॉनसन अ, जो है वो इंडिया में आए हैं, यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, और देखिए आते ही हम लोगों ने इसको जो है बुलडोज़र के ऊपर चढ़ा दिया। आजकल बुलडोज़र इंडिया में वैसे ही बहुत ज़्यादा गलत चीज़ों की वजह से न्यूज़ में है, तो ये जेसीबी, शायद इनको भी शौक होगा जेसीबी की खुदाई देखने का। ये लोग भी व्हाट्सएप वगैरह पे मीम पढ़ते होंगे इंडिया में, तो आते ही जेसीबी पे चढ़ गए। इनको भी जेसीबी देखना है कैसे काम करता है। तो गुजरात से इन्होंने शुरुआत की, और गुजरात में सबसे पहले कहाँ गए? ऑब्वियस सी बात है, तो गांधी जी के आश्रम में गए। आधा घंटा तक वहाँ पे रहे, और वहाँ पे इन्होंने बड़ी-बड़ी कुछ बातें लिखी रजिस्टर के अंदर, नॉन वायलेंस एंड ऑल दैट। तो भैया तुम्हें ही यहाँ से लाठी मार-मार के भगाया गया था, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है। और आज गांधी जी की जो स्टैच्यू है वो यूके पार्लियामेंट के अंदर भी लगा हुआ है, तो समय-समय की बात है, राइट? उसके बाद ये इन्होंने अडानी जी से विज़िट किया, क्योंकि अडानी जी जो हैं वो गुजरात बेस्ड जो है बिज़नेसमैन हैं ऑफ कोर्स, और एशिया के रिचेस्ट पर्सन्स में से भी आते हैं। अडानी हेडक्वार्टर में ये गए, और उन्होंने कहा कि हम लोग डिफेंस और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में डेफिनेटली काम करेंगे, तो वो सारी चीज़ें रही। उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से भी जो है मिलेंगे या मिले हैं, ठीक है? उन्होंने भी कुछ-कुछ बातें कही हैं। हम लोग हिस्टोरिकली एक ही हैं, और हमारा जो पॉलिटिकल सेटअप है वो भी एक ही है। वैसे भी हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हम लोगों ने यूके से ही एज़ इट इज़ अडॉप्ट किया है, क्योंकि हम उसके फ़ैमिलियर हुआ करते थे, राइट? तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं, और इसमें कुछ ख़ास यहाँ पे था नहीं दमदार। और एक चीज़ यहाँ पे ये लिखी हुई है कि गुजरात एक्चुअली यूके के अंदर जो जो सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो गुजराती लोगों की ही है, ठीक है? ब्रिटिश इंडियन पॉपुलेशन जो वहाँ पे है, गुजराती लोगों की है। ये भी इन्होंने यहाँ पे बात बोली है, तो इसीलिए गुजरात के साथ रिलेशन ब्रिटेन के वैसे भी इम्पोर्टेंट होते हैं। और यहाँ पे कुछ ख़ास नहीं, ये सब फालतू का न्यूज़ दिया हुआ है, ये सब फालतू का है। पीएम आस्क्स सिविल सर्वेंट्स टू प्रायोरिटाइज़ नेशन फर्स्ट। तो कल एक्चुअली सिविल सर्विसेज डे था, वो मनाया जाता है सिविल सर्विसेज डे में। तो इन्होंने उसके बारे में ही बस जो सिविल सर्वेंट्स हैं या जो मतलब ऑफिसर्स हैं उनको संबोधन किया है। उसको उन्होंने नेशन फर्स्ट की बात कही है कि आप कोई भी काम करें अपनी कैपेसिटी में, जब आप ऑफिस में बैठते हो चेयर पे, तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि इंडिया को जो है सबसे ऊपर रखना है। ये उन्होंने जो है बातें बोली हैं। लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना है, कॉमन इंसान के ऊपर को भरोसा होना चाहिए हमारी गवर्नेंस के ऊपर, है ना? ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में डिसीजन लेने हैं, नैरो डिसीजन नहीं लेने हैं, कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी को स्ट्रेंथन करना है। वो कुछ-कुछ चीज़ें इन्होंने कही। उसके अलावा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंट भी दिया गया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। कई सारी सिटीज़ को यहाँ पे अवार्ड दिया गया है, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में लद्दाख को दिया गया, डिफेंस प्रोडक्शन में जो है वो दिया गया, वेस्ट चंपारण बिहार को दिया गया, और इस तरह के अवार्ड। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हर चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं होती है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। हाँ, अगर आप कोई एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे या फिर वन डे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें कई बार पूछ लेता है कि अवार्ड ऑफ एक्सीलेंसी जो है वो कौन से स्टेट को कहाँ किसके लिए दिया गया है। यूपीएससी में इस तरह की चीज़ें नहीं पूछी जाती। ये एसएससी के अलावा वगैरह ये सब हमारे लिए फालतू है। इंडिया हैज़ नेवर पोज्ड अ थ्रेट टू एनी कंट्री सेज़ मोदी। ये बात हम लोगों ने पहले भी किया था, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी जो 9th जो गुरु थे सिखिज़्म में,
उनकी जो है 400th जो है बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई, कहाँ पे? रेड फोर्ट से। ये बात हम लोगों ने पहले अच्छी खासी किया था, इनके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था बहुत बढ़िया से। और बाद में जो है चांदनी चौक पे जो है उनका सर कलम कर दिया गया, बिहेड कर दिया गया अनफॉर्चुनेटली, और इसके कलम करने का जो ऑर्डर आया था वो रेड फोर्ट से ही आया था। तो औरंगज़ेब उस समय मुगल बादशाह हुआ करते थे, उन्होंने दिया था। तो इन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे लिए सैक्रिफाइस यहाँ पे किया है, तो इसलिए उनको याद किया जाना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले भी सरकार वीर बाल दिवस जो है दिसंबर 20 को मनाने की घोषणा पहले ही कर चुकी है। वीर बाल दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी के जो बच्चे थे उनको उनकी शहादत हुई थी, उसके लिए मनाया जाता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने तब बात किया था दिसंबर के महीने में, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है। तो बस ये है थोड़ा-सा, इसमें और कुछ ख़ास है नहीं। तो एक सिक्का कॉइन बेसिकली इश्यू किया गया है। अगर आप थोड़ा नेट पे सर्च करोगे आपको मिलेगा। वैसे आपको शायद वो कॉइन कभी देखने को ना मिले क्योंकि बहुत कम नंबर्स में उनको इश्यू किया जाता है। तो ₹400 का सिक्का है बेसिकली वो। कल उसको जब मैंने देखा उसका पिक्चर तो बड़ा अच्छा लगा देख के, और हमारे पास होना चाहिए ₹400 का सिक्का। लेट्स होप कि कभी ना कभी हाथ में लगे 400 का सिक्का। मैं इसको 4000 में भी खरीद सकता हूँ। अगर किसी के पास है तो बताना मुझे। खैर, प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम थ्रोन ओपन टू द पब्लिक। तो भैया जो 3 मूर्ति जो भवन था, जहाँ पे नेहरू जी रहते थे, तो 1964 में जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद 3 मूर्ति भवन को म्यूज़ियम के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है? लेकिन वो म्यूज़ियम में सिर्फ़ और सिर्फ़ नेहरू जी के बारे में ही चीज़ें लिखी हुई थी, लेकिन अभी उसको रिफर्बिश कर दिया गया है, उसको चेंज कर दिया गया है, और जिसके अंदर हम लोगों ने उसको अभी नाम चेंज करके उसका क्या बना दिया, उसको हम लोगों ने बोला है प्राइम मिनिस्टर म्यूज़ियम, जिसमें सिर्फ़ नेहरू जी ही नहीं बल्कि और इंडिया के जितने भी प्रेज़िडेंट अभी तक रहे हैं, सभी के कंट्रीब्यूशन को दिखाया गया है। अभी विज़िट नहीं किया है। संडे को मैं मुंबई से दोबारा दिल्ली जाऊँगा और डेफ़िनेटली जो मेरे एजेंडा में सबसे पहले है वो प्राइम मिनिस्टर म्यूज़ियम को विज़िट करना ही रहेगा, और आपको मैं फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दूँगा कि प्राइम मिनिस्टर म्यूज़ियम कैसा है, वहाँ पे कौन-कौन सी चीज़ें मुझे अच्छी लगी, खराब लगी। तो डेफ़िनेटली थोड़ा-सा वेट करना आप कुछ दिन के लिए, वो मैं डेफ़िनेटली आपको देने वाला हूँ। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है लोग बताते हैं कि थोड़ी मॉडर्न है वो सारी की सारी चीज़ें। लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, सभी के बारे में यहाँ पे चीज़ें कही गई हैं। तो इसमें ये और कुछ खास इसमें है नहीं। जापान टू फ्लाई एड टू यूक्रेन ऑन द कमर्शियल जेट। देखिए जापान, इंडिया इस समय ना बड़ा अजीबोगरीब पोजीशन में है। एक तरफ हम लोग ने रशिया का साथ भी देना है क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करते हैं हम लोग, दूसरी तरफ हम लोगों को जापान से दोस्ती भी निभानी है, और जापान ने रशिया के अगेंस्ट में बहुत ही टफ स्टैंड यहाँ पे लिया है, और सिर्फ टफ स्टैंड ही नहीं ली बल्कि सैंक्शंस भी लगाए हैं जापान ने रशिया के ऊपर। लेकिन यहाँ पे हम लोग उस पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर द रिफ्यूजीज। तो एक्चुअली यूएनएचसीआर जो है ना, ये सप्लाई प्रोवाइड कराता है, ह्यूमैनिटेरियन सप्लाई प्रोवाइड करता है, जैसे वीट, राइस, फूड, दवाइयाँ वगैरह वो सब प्रोवाइड करवाता है। और इसके 2 डिपो हैं, एक डिपो मुंबई में है और एक डिपो दुबई के अंदर है। तो होना ये था कि जापान से जहाज आना था, उसको मुंबई में रुकना था, और मुंबई से सप्लाई लेके वापस उसको यूक्रेन जाना था सप्लाई देने के लिए। लेकिन वहाँ पे समस्या ये हो गई कि जापान से जो भी शिप आना था वो डिफेंस शिप था, तो जिसकी परमिशन नहीं दी गई। फाइनली कमर्शियल जेट आएगा, अभी जापान से कमर्शियल जेट आएगा, मुंबई में रुकेगा, और उसको हम सामान उसमें ला देंगे, उसको फिर जो है यूक्रेन भेजा जाएगा, जिसकी परमिशन यहाँ पे दे दी गई है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी को लेकर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी थी कि भैया इंडिया परमिशन क्यों नहीं दे रहा है, हम लोग तो क्वाड के मेंबर भी हैं और न्यूट्रल पोजीशन है हमारी। तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की जब भी बात आती है तो इंडिया हमेशा ही सपोर्ट करता है यूक्रेन को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन डिफेंस की जब बात आती है तो फिर हम लोग न्यूट्रल बिहेव करते हैं। वही था, इसमें और कुछ खास है नहीं। एक्सपर्ट बॉडी नीडेड अ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। देखिए यहाँ पे ये किसके बारे में बात कर रहा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात कर रहा है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 है हमारे पास, इसमें जो है 6 शेड्यूल हैं, है ना? शेड्यूल 1 और पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2, यहाँ पे जो एनिमल हैं जैसे टाइगर, एलिफेंट, है ना, काला हिरन, ब्लैक बक जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें सलमान खान को 5 साल की सजा भी हुई थी, वो सब यहाँ पे इसके अंदर हाईएस्ट प्रोटेक्शन होती है शेड्यूल 1 वालों को और पार्ट 2 शेड्यूल 2 वालों को। तो 6 शेड्यूल है बेसिकली यहाँ पे। अब डेफिनेटली क्योंकि आप प्रिपरेशन करते हो एग्जाम के लिए, पहले हमने इसके बारे में बात भी कर चुके हैं, तो आप मुझे ये बताओगे कि इन 6 शेड्यूल में से कौन से शेड्यूल के अंदर प्लांट्स इंक्लूड किए गए हैं? ठीक है, वो आप मुझे बताओगे। और क्वेश्चन से मुझे याद आया कि कल हम लोगों ने कुछ एमसीक्यूज किए थे।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी वो कंटेंट है नहीं, तो उसको मैं आज डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। कल हम उस एमसीक्यूज़ को जो है आपसे कैसा डिस्कस करेंगे। कमेंट हालाँकि मैं आपके पढ़ रहा था, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके आंसर्स दिए हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन डिस्कस हम लोग कल करेंगे, आज नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो थोड़ा-सा आप कल तक वेट कर सकते हो। तो एक तो ये कहा कि जो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, इसके अंदर चेंजेस करने की ज़रूरत है। इसलिए सरकार ने उसके अंदर अमेंडमेंट करने का मूड बनाया है। तो वो बिल के बारे में यहाँ पे बात हुई है, जो कि अभी स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा। तो एक तो उसके बारे में बात की गई है, एक बात की गई है साइट्स के बारे में, कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड ऑन द एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ द फ्लोरा एंड फौना। तो इसको भी ध्यान में रखा जाएगा। ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जो एंडेंजर्ड जो स्पीशीज होते हैं, चाहे वो प्लांट स्पीसी हो, अ, चाहे वो एनिमल हो। देखो, कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ एनिमल की बात होती है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों, प्लांट्स की भी बात होती है। तो इसमें उनको बैन करना है, बेसिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज की ट्रेड को बंद करना है, ठीक है? तो हाँ, आपको एग्ज़ाम के हिसाब से क्या पढ़ना रहता है? एग्ज़ाम के हिसाब से हमें 2-3 चीज़ें पढ़नी रहती हैं। एक तो जो आईयूसीएन के जो रेड लिस्ट में जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड होते हैं, वो वाले हो गए। दूसरा, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में हमारे पास जो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और साइट्स के जो है अपेंडिक्स 1 में होते हैं, ठीक है? ये 3 कैटेगरी हमें याद करनी रहती हैं। और अगर ये बाई चांस ओवरलैप करते हैं, कोई अगर ऐसा एनिमल है जो तीनों कैटेगरी में आता है, भैया वो तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब हम लोगों ने एनवायरनमेंट का मैराथन सेशन किया था, कई हमने ऐसे एनिमल्स की बात वहाँ पे की है, और करंट अफेयर के सेक्शन में हम लोगों ने किया है, ठीक है? तो बस उसके बारे में ही बात करें, इसको अभी हम लोग चेंज करने वाले हैं। अगला जो है पुतिन क्लेम्स टेकिंग मिरोपल, ये कोई खास हमारे लिए नहीं है। बेसिकली वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने मिरोपल सिटी को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है। वो सारी की सारी चीज़ें हैं। चाइना अलाउज सम स्टूडेंट्स फ्रॉम द श्रीलंका टू रिटर्न। तो इंडिया से भी मतलब अंदाज़ा नहीं था, बट इंडिया से 20,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने चाइनीज़ यूनिवर्सिटी के अंदर एनरोल किया हुआ है, अलग-अलग कोर्सेज़ के लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है मेडिकल कोर्सेज़ आते हैं, बेसिकली डॉक्टरी का कोर्स करने के लिए। अभी देखो, यूक्रेन से भी 40,000 स्टूडेंट आए, यहाँ से 20,000 आए। तो इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट कजाकिस्तान, यूक्रेन, रशिया, चाइना पे मेडिकल के कोर्सेज़ करने जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे इंडिया कंट्री के अंदर खुद डॉक्टरों की कमी है, लेकिन इंडिया डॉक्टर एज़ अ प्रोफेशन उसके लिए बिल्कुल पागल है। बहुत सारे डॉक्टर प्रोड्यूस करता है इंडिया। तो चाइना से बेसिकली जब 2020 से की हम लोग बात कर रहे हैं, तब कुछ स्टूडेंट जो इंडिया में आ गए थे लॉकडाउन के टाइम पे, अभी तक चाइना ने इनको वापस नहीं बुलाया है। और बहुत साल से 2 साल से पिछले घर पे बैठे हुए हैं बेचारे, और वो डिमांड कर रहे हैं कि चाइना के से एम्बेसी के ऊपर बार-बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें बुला लीजिए। लेकिन चाइना कहता है कि अभी मैं नहीं बुला सकता, क्योंकि कोविड का समय चल रहा है एंड ऑल दैट। लेकिन धीरे-धीरे अभी चाइना ने बुलाना शुरू कर दिया है। साउथ कोरिया से कुछ स्टूडेंट को बुलाया है, पाकिस्तान से भी बुलाया है, श्रीलंका से भी बुलाना शुरू कर दिया है। लेट्स होप कि जल्दी ही वो इंडिया से भी स्टूडेंट को वापस बुला ले, क्योंकि 2 साल से तो बिल्कुल इनका करियर ही चौपट हो गया। आप समझ लीजिए कि 5 साल की तो एमबीबीएस वैसे ही होती है, और अभी इनकी 7 साल की एमबीबीएस होगी, और अभी भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो वापस जाएँगे कि नहीं जाएँगे, है ना? तो ऐसा ना हो ये 7 साल की बजाय 10 साल की हो जाए। भैया 10 साल तो आपका डॉक्टर बनने में ही लग गया, तो पूरा एज तो यहीं पे चला गया आपका, यंग एज, है ना? तो समस्या बहुत ज़्यादा है। एज श्रीलंका पिन्स होप ऑन द आईएमएफ, चाइना वॉज हेल्प। चाइना ने कहा है कि हम आपकी हेल्प करेंगे बेटा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। हम आपको कितना पैसा देंगे? $31 मिलियन। चाइना श्रीलंका कह रहा है भैया 31 मिलियन से क्या होगा, है ना? इतने से कुछ होने वाला नहीं है। आई एम एक्चुअली सीकिंग फॉर $4 बिलियन, क्योंकि श्रीलंका ने डिफॉल्ट किया है $51 बिलियन का। तो उसको इस साल कम से कम $4 बिलियन तो चाहिए। श्रीलंका कह रहा है, चाइना कह रहा है देखो इतना नहीं है मेरे पास, मतलब मेरे पास है, रखा हुआ है, लेकिन आपको नहीं दूँगा, क्योंकि आपने पहले ही मेरे से बहुत पैसा ले रखा है। हाँ, ह्यूमैनिटेरियन हेल्प के लिए मैं आपको अभी दे सकता हूँ $31 बिलियन। आपको मैं कुछ राइस दे सकता हूँ, फार्मास्यूटिकल दे सकता हूँ, और चीज़ें दे सकता हूँ, लेकिन इतना पैसा भैया नहीं है, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी क्रेडिट रेटिंग बहुत डाउन है, और तुम पैसा चुकाने वाली कंडीशन में नहीं हो, क्योंकि तुम डिफ़ॉल्ट हो चुके हो। तो जितना मेरे से बन सकता था उतना मैं करूँगा। उसके अलावा चाइना से श्रीलंका से कुछ ऑफिशियल्स उनके वो अमेरिका में गए हुए हैं हेल्प लेने के लिए, आईएमएफ से वाशिंगटन में गए हुए हैं। और आईएमएफ की क्या कंडीशन होती है? आईएमएफ की यही कंडीशन होती है कि आप अपना डेट को रिस्ट्रक्चर करिए, टैक्स रेट बढ़ाइए, सब्सिडी को कम कीजिए, है ना? वो बड़ी-बड़ी चीज़ें होती हैं। और इस समय फॉर्च्यूनेटली श्रीलंका के अंदर ही हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी गई हुई हैं।
तो उन्होंने वहाँ पे भी मुलाकात किया और कल हम लोगों ने किया था एनालिसिस में कि सीतारमन जी ने आईएमएफ को बोला है कि देखो यार ये श्रीलंका मेरा अच्छा दोस्त है, पड़ोसी है, आप थोड़ा प्लीज़ इसकी हेल्प कर दीजिए। लेकिन आईएमएफ का सीधा-सीधा सा कहना है कि देखो हेल्प तो मैं कर दूँगा बट टर्म्स एंड कंडीशंस आर अप्लाइड, राइट? तो वो थोड़ा पूरा मामला यहाँ पे चल रहा है। लेट्स होप कि जल्दी से आईएमएफ को कुछ बेनिफिट यहाँ पे हो, आईएमएफ उसको बेनिफिट दे। गडकरी अर्जीज वॉलंटरी ईवी रिकॉल फॉलोइंग एक्सप्लोजन। भैया आजकल कोई ऐसा दिन नहीं होता होगा जब कोई ना कोई खबर कहीं से नहीं आती है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, स्कूटी वगैरह में ब्लास्ट ना हुआ हो। पिछले 2-3 हफ्तों से ये चल रहा है, कई सारे ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं। ओला की गाड़ी में हुआ था और भी कई सारी कंपनी हैं जिनमें खड़े-खड़े ही आग लग गई थी। पिछले हफ्ते तो एक ट्रक के अंदर ही आग लग गया जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जा रहे थे। देखिए यार गर्मी इतनी ज़्यादा है ना? विंटर्स में तो इन चीज़ों का पता नहीं चलता क्योंकि विंटर्स में तो बैटरी ऑलरेडी ठंडी रहती है। जैसे ही गर्मियाँ आई टेम्परेचर थोड़ा-सा बढ़ा, वो बैटरी में पता नहीं कौन-सा केमिकल भगवान जाने इन्होंने यूज़ किया है, वो एकदम से ब्लास्ट हो जा रहा है। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे नहीं हैं बेसिकली। और कल तो बहुत हद ही हो गई। तेलंगाना के अंदर एक 80 साल के बुजुर्ग जो है उनकी हत्या हो गई बिकॉज़ हत्या नहीं मतलब वो मर गए क्योंकि बैटरी जो है ब्लास्ट हो गई थी उनकी स्कूटी की। तो इस तरह के केसेस आ रहे हैं, तो गडकरी जी का कहना है कि देखो ये ठीक नहीं है। आप अपने प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन कीजिए और ये पता लगाइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो लैबोरेटरी वगैरह के हैं, जो नेवल सिस्टम डेवलपमेंट है और जो इंडिया के डिफेंस सेक्टर से भी कुछ एक्सपर्ट्स वगैरह हैं, उन बैटरी वगैरह की जाँच कर रहे हैं कि भैया वो कॉम्प्रोमाइज़ क्यों कर रहे हैं सेफ्टी के ऊपर, है ना? अब सस्ता बनाने के चक्कर में आप सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ी करोगे। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जो चाइनीज़ मोबाइल होते हैं, चाइनीज़ मोबाइल कंपनी, उनके मोबाइल भी ब्लास्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो भी हार्डवेयर से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं बेसिकली। बैटरी इतनी गर्म हो जाती है कि सर्दियों में आप उसके ऊपर हाथ सेक सकते हो 15 मिनट बात करने के बाद। तो मल्टीपर्पज़ है ना, बात भी करिए और हाथ भी सेकिए, सर्दी भी नहीं लगेगा। लेकिन गलती से अगर कान के ऊपर फ़ोन लगाया और कान फट गया, तो भैया फिर हालत खराब है। नीति आयोग टारगेट्स ईवी पुश विद बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। देखिए इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी किया था कि जब हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होता है हमारे पास और उसको हम लोग रोड के ऊपर लेके जाते हैं तो उसको चार्ज करना पड़ता है। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की ये प्रॉब्लम है, ये चार्ज होने में लगाते हैं टाइम। तो जैसे फॉरेन कंट्री में होता है, नॉर्वे वगैरह में, स्वीडन में, वो लोग क्या करते हैं, वो खाली गाड़ी लेके जाते हैं और उस गाड़ी को लेके जाते हैं एक स्टेशन के ऊपर। उस स्टेशन के ऊपर ऑलरेडी एक इंफ्रास्ट्रक्चर सा होता है जिसके अंदर ऑलरेडी बैटरीज लगी होती हैं और ये फुल होती हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, गाड़ी वहाँ पे रोकते हैं, अपनी बैटरी को निकालते हैं, उसमें से नई बैटरी निकालते हैं और उसके अंदर अपनी बैटरी डाल देते हैं। तो उनकी बैटरी चार्ज हो जाती है। पीछे से कोई और आदमी आता है तो वो भी ऐसा ही करता है। तो वहाँ पे एक्चुअली आपको ज़्यादा समय रुकना नहीं पड़ता। आप सीधा बैटरी निकालिए, वहाँ से बैटरी लीजिए, बैटरी को सेटअप कीजिए, स्विच लगाइए और चलते बनिए। तो ये समय, एक तो इसमें समय बचता है हमारा, टाइम बचता है। दूसरा एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होती है क्योंकि यहाँ पे जो बैटरी का जो ये स्ट्रक्चर होता है ये प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि हम लोग कुछ ऐसा नहीं कर सकते क्या? नीति आयोग ने अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को पुश करने के लिए, उसके यूज़ के पुश करने के लिए जो बैटरी स्वैपिंग वाली पॉलिसी को सजेस्ट किया है। सजेशन है सिर्फ़ अभी ये, वो बनेगा कि नहीं बनेगा वो बाद की बात है। तो इन्होंने कहा है कम से कम ऐसी जो सिटीज़ हैं, जैसे स्टेट कैपिटल्स होती हैं या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होते हैं, वहाँ पे हम लोग का कम से कम यूज़ कर सकते हैं। लेट्स होप कि इसको बनने में कितना समय लगता है। देखिए समय लगता है चीज़ों में, है ना? तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं, बाकी तो इसमें कुछ ख़ास है नहीं, स्पोर्ट्स की न्यूज़ है। आज का एडिटोरियल सेक्शन जो मनमोहन सिंह जी ने लिखा हुआ है, वो थोड़ा देख लेते हैं, अच्छा लगा मुझे। पहले मुझे लगा था कुछ पॉलिटिक्स इसमें ज़्यादा होगी, बट पॉलिटिक्स है नहीं, ऑलमोस्ट ये न्यूट्रल ही एक एडिटोरियल है। तो मनमोहन सिंह जी क्या कहते हैं देखिए, मनमोहन सिंह जी ने इसमें आर्टिकल में कई सारी चीज़ों के बारे में बात किया है। रशिया-यूक्रेन क्राइसिस के बारे में ज़्यादातर इन्होंने फ़ोकस किया है। और जो थोड़ा-सा फ़ोकस किया है, वो इन्होंने इंडिया में जो इस समय रिलीजियस टेंशन्स चल रही हैं, ठीक है? तो इन 2 चीज़ों के बारे में बेसिकली इन्होंने ज़्यादा फ़ोकस किया है। तो और इंडिया का जो करंट इकोनॉमिक स्टेटस है वर्ल्ड में, ठीक है? और उसके बारे में बात किया है और ओपन इकोनॉमी के बारे में बात किया है और इंटरडिपेंडेंस के बारे में बात किया है। किसके इंटरडिपेंडेंस? जो कंट्रीज़ के आपस में इंटरडिपेंडेंस है, उन सब इन छोटे-छोटे मुद्दों पे इन्होंने थोड़ा-थोड़ा बात किया है। क्या कहते हैं देखिए, कहते हैं कि इंडिया मस्ट बी ए कमिटेड एंड द रिलेंटलेस अपोस्टल ऑफ द पीस एंड द नॉन वायलेंस बोथ एट द होम एंड द वर्ल्ड। तो इन्होंने कहा कि इंडिया को जाना जाता है पूरी दुनिया में इसी चीज़ के लिए, किसके लिए? नॉन वायलेंस के लिए, पीस के लिए। और सिर्फ दुनिया में नहीं जाना जाता बल्कि इंडिया को ये प्रैक्टिस अपने घर के अंदर डोमेस्टिकली भी करना चाहिए। तो उसके बाद ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो कहते हैं जब 1989 में जब बर्लिन की वॉल गिरी थी,
अब ये बर्लिन की वॉल की कहानी आपको पता है कि नहीं, आई डोंट नो। बेसिकली सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप को जो है 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। एक हिस्सा ऐसा था जो कि रशिया डोमिनेटेड था, दूसरा हिस्सा ऐसा था जो वेस्ट डोमिनेटेड था, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका वो सब थे। और इसी तरह से बर्लिन जो एक सिटी है जर्मनी की जो कैपिटल है, उसके बीच में एक दीवार निकाली गई थी। तो उस दीवार का जो ईस्ट वाला हिस्सा था वो रशिया डोमिनेटेड था और जो वेस्ट वाला हिस्सा था वो वेस्ट डोमिनेटेड था। तो ये दीवार निकाली गई थी, इस तरह के लोग एक तरफ जाने के लिए अलाउड नहीं थे, तो वो लोग इधर-उधर जा नहीं सकते थे। लेकिन फाइनली परेशान होके लोगों ने 1989 में उसको तोड़ दिया और ये उस जब इस बर्लिन दीवार को तोड़ा था तो ये कोल्ड वॉर का बेसिकली एंड माना जाता है। तो उसके बाद बर्लिन वॉर के बाद दुनिया में एक अलग ही माहौल बन गया। अलग माहौल इन द सेंस कि दुनिया ज़्यादा ओपन हो गई, फ्री मूवमेंट होने लगी, पीपल, गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड ऑल दैट। तो दुनिया आपस में इंटरडिपेंडेंट हो गई क्योंकि वर्ल्ड ओवर ट्रेड इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। और जब अब ये सीधी-सी बात है, देखो मान लो अब चाइना और जापान है। चाइना और जापान इकोनॉमिकली इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं एक-दूसरे के ऊपर, तो वो वॉर को एफर्ट नहीं कर सकते, है ना? तो क्योंकि अगर वो आपस में लड़ाई करेंगे तो वो दोनों के लिए म्यूचुअली हार्मफुल होगा। लेकिन अगर आप वो आपस में ट्रेड करोगे तो म्यूचुअली बेनिफिट होगा। तो जब हम लोग ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं, डब्ल्यूटीओ की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि सारी की सारी कंट्री आपस में एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक-दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। डिपेंड करती हैं मतलब वो वॉर को अफोर्ड नहीं कर सकते एक-दूसरे के साथ, क्योंकि अगर एक कंट्री नेगेटिव इम्पैक्ट होता है तो दूसरी कंट्री को भी होता है। लेकिन रशिया यूक्रेन के क्राइसिस ने ये थिंकिंग अभी चेंज कर दी है, जो इतने समय से हम लोगों को चल रहे थे। तो अभी किसी एक कंट्री में एक चीज़ होती है तो दूसरी कंट्री में इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे इजिप्ट के अंदर फूड क्राइसिस चल गया उसकी वजह से, क्योंकि ये अपनी 80% व्हीट के लिए इजिप्ट जो है वो डिपेंड करता था यूक्रेन के ऊपर। रशिया में जर्मनी के अंदर बहुत प्रॉब्लम आ गई है क्योंकि जर्मनी के लोग विंटर में क्या करते हैं, हीटिंग करने के लिए रशियन गैस के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो भैया उनको समस्या आ गई। अमेरिका में भी प्रॉब्लम आ गई है इलेक्ट्रिक कार्स में, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स में यूज़ करने के लिए जो बैटरी यूज़ होती हैं, उसके लिए रशिया से निकल आता है, तो रशिया उनको निकल भेज ही नहीं रहा है, वो समस्याएँ हैं। श्रीलंका को भी प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि श्रीलंका में फर्टिलाइज़र की समस्या हो गई है, क्योंकि वो यूक्रेन और रशिया से फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करता था। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब दुनिया आपस में इतनी जुड़ी हुई है, तो कहीं पे भी अगर कुछ भी गड़बड़ होती है, तो पूरी दुनिया में सप्लाई चेन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो ये ग्लोबल विलेज है। और ये ग्लोबल विलेज एक सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कोई थ्योरी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक्चुअली रियलिटी है। ऊपर दिए गए एग्जांपल से ही समझ में आ गया हमें कि एक्चुअल रियलिटी है ये आज के समय में, है ना? 8 बिलियन लोग जो है इस गाँव में रहते हैं, विलेज गाँव में, और इस गाँव की करेंसी है यूएस डॉलर, इसे रिज़र्व करेंसी माना जाता है। तो क्योंकि यूएस डॉलर के ऊपर सभी ट्रस्ट करते हैं, और अगर ये करेंसी का ट्रस्ट आपस में टूट गया और इस ये विलेज की इकोनॉमी आपस में टूट गई, तो पूरा वर्ल्ड जो है वो बिखर जाएगा। और ये जो ग्लोबल विलेज वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको इंडिया को बहुत बेनिफिट हुआ है। ऐसी बात नहीं है, इंडिया को बहुत बेनिफिट हुआ है। 1991 में 2 में जब हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, एलपीजी रिफॉर्म हम लोगों ने किए, तो हमारी जीडीपी इंक्रीज़ हुआ, हमारा पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज़ हुआ, है ना? और आज जो हम लोग इंडिया में टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, जो एडवांसमेंट देख रहे हैं, खासकर सिटीज़ में, गाँव में तो अभी भी बहुत बुरे हाल हैं, अगर आप थोड़ा गाँव में जाके देखोगे। बट स्टिल जो भी हम लोग देख रहे हैं प्रोग्रेस इंडिया में, वो डेफिनिटली इसी लिबरलाइजेशन की देन है ना? तो ये इन्होंने कहा है। तो जो आइसोलेशनिज्म और प्रोटेक्शनिज्म की हम लोग बात करते हैं, ये हमारे लिए सही नहीं है, ये दुनिया के लिए भी सही नहीं है। तो हम लोग दूसरा कोल्ड वॉर एफर्ट नहीं कर सकते, है ना? और जब हम लोग कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो कुछ कंट्री रशिया को कंडेम कर रही हैं, कुछ कंट्री जो है रशिया को सपोर्ट कर रही हैं। तो दोबारा से वर्ल्ड जो है वो 2 हिस्सों में बँटता नज़र आ रहा है। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इन्होंने एक बात कही कि देखिए, जैसे एक तरफ जो है रशिया और चाइना है ना? एक तरफ जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। अब यहाँ पे 2 हिस्सों में मान लो दुनिया बँट गई। ये जो रशिया, चाइना और इसकी साइड में जो कंट्री हैं, वो प्रोड्यूसर्स हैं, और जो वेस्ट वाली कंट्री हैं, वो कंज्यूमर्स हैं, है ना? ज़्यादातर तो यही कंज़्यूम करते हैं, प्रोड्यूशन। अब अगर ये समस्या आएगी, तो फिर दोनों में इस तरह से समस्या आएँगी। ये जो प्रोड्यूस करेंगे भैया, वो बिकेगा कहाँ? क्योंकि अगर ट्रेड इन्होंने अगर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए तो, और ये वेस्ट वाले कंज़्यूम कहाँ से करेंगे अगर इन्होंने एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया तो? तो ये इस समय जो रियलिटी है वो थोड़ी-सी चेंज हो गई है। 1980s 1990 का दौर अलग हुआ करता था। उस समय वेस्ट कंट्रीज़ कंज़्यूमर भी थी और प्रोड्यूसर भी थी। आज समय चेंज हो गया है। जो कंट्रीज़ रशिया की साइड में खड़ी हैं, उसमें से बहुत कंट्री बड़ी-बड़ी प्रोड्यूसर्स हैं। चाहे चाहे आप चाइना की बात कर लीजिए, चाहे आप इंडिया की बात कर लीजिए, है ना? वो कंट्रीज़ की बात कर रहा है वो।
तो रशिया चाइना जो है वो लार्ज प्रोड्यूसर है, वेस्टर्न कंट्री जो है कंज्यूमर है, ऐसा मनमोहन जी का कहना है। कहता है ट्रेड अपॉर्चुनिटी, तो इंडिया तो जो है हमेशा इससे नॉन अलाइनमेंट जो है उसको ही फॉलो करता है। कहते हैं मनमोहन जी कह रहे हैं कि 1990s का दौर और 2020s का दौर भैया चेंज हो चुका है, इंडिया के हिसाब से भी। 1990s में इंडिया जो है वर्ल्ड में जो है वो एक ट्रेडिंग कंट्री नहीं था। हम चीज़ें बिल्कुल इंपोर्ट करते थे, लेकिन 1920s में रियलिटी चेंज हो चुकी है। आज हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है? आज हम लोग एक्सपोर्टर भी हैं और वर्ल्ड ट्रेड में हमारा स्टेटस है वो बढ़ा है, हमारी परसेंटेज इंक्रीज हुई है। तो इनका कहना है कि इंडिया ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर को ही फोकस करे जो प्रिंसिपल्ड हो, मतलब जहाँ पे डेमोक्रेसी की वैल्यू हो, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स का को जो है रिस्पेक्ट किया जाए। तो इंडिया ऐसी ऐसी वर्ल्ड ट्रेड चाहता है और ये इंडिया के लिए बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आज हम लोग लार्ज प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। तो अगर फ्री एक्सेस होगा, अगर कैपिटल एक दूसरे जगह पे मूव कर सकती है, लोग मूव कर सकते हैं, सर्विसेज मूव कर सकती हैं, तो इंडिया यहाँ पे बेनिफिशियरी है। तो मनमोहन जी ने एंड में सिर्फ एक ही कंक्लूजन निकाला है, इन्होंने कहा कि अगर हम लोग लॉन्ग टर्म में देखें तो इंडिया का ज्यादा बेनिफिट जो है वो वेस्ट की साइड में है रादर देन इस साइड में, क्योंकि वेस्ट की जो इकोनॉमीज हैं वो ओपन ट्रेड की बात करती हैं, है ना, वो मूवमेंट की बात करती हैं, वो फ्री मूवमेंट की बात करती हैं, वो ग्लोबलाइजेशन की बात करती हैं, वो डेमोक्रेसी की बात करती हैं। तो लॉन्ग टर्म में इंडिया को ज्यादा बेनिफिट जो है वेस्ट से है रादर देन ईस्ट से। लेकिन रशिया के ऊपर हमारी डिपेंडेंस है, उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। तो इंडिया को नीडेड टाइज ऑन ईदर साइड, दोनों साइड में इंडिया को जो है टाइज बनाने की जरूरत है। एक तरफ तो जो डॉलर डोमिनेटेड ट्रेड है वो, और दूसरी तरफ रशिया के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो, तो दोनों को ही जो है बैलेंस करके यहाँ पे इंडिया को चलना पड़ेगा, वो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे कहा है। इंडिया कैन बी बोथ लार्ज प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। इंडिया की खुद पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि हम लोग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी बन सकते हैं, कंज्यूमर भी बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें, क्योंकि इंडिया ऑयल के ऊपर, गोल्ड या कुछ चीज़ों के ऊपर हम लोग जो दुनिया में डिपेंड करते हैं, उसके लिए हमें डॉलर भी चाहिए, और डॉलर के लिए हम लोगों को एक्सपोर्ट को भी यहाँ पे प्रमोट करना है। तो उसके लिए हमें वर्ल्ड, अब देखिए सीधी सी बात है भैया, अगर वेस्ट वाले इंडिया को बोलेंगे कि हम अब तुम्हारा सामान नहीं खरीदेंगे, तो इंडिया के पास डॉलर कहाँ से आएगा? नहीं आएगा ना, तो एक्सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। तो अगर आपको स्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ पे एफर्ट लेने पड़ेंगे। लेकिन बाद में जाते-जाते इन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ हम लोग वर्ल्ड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इंडिया को अगर एक्चुअल में सुपर पावर बनना है, इंडिया को एक्चुअली एक वर्ल्ड पावर बनना है, तो उसके लिए हमारे घर के अंदर भी हार्मनी होनी चाहिए। ठीक है जी? तो जो हम लोग कास्ट बेस्ड और रिलीजन बेस्ड जो आजकल हंगामा हो रहा है, उस चीज़ों को अगर देखें, तो वो भी इंडिया को दूर करने की ज़रूरत है। तो एक इन्होंने बहुत बढ़िया बात यहाँ पे लिखी, देखिए सोशल हार्मनी इज़ द एडिफिस ऑफ द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। इसका मतलब ये है कि सोशल हार्मनी के बिना इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी नहीं आ सकती। ठीक है, तो हेट एंगर जो सिटीजन के बीच में है, जो रिलीजन कास्ट को लेके भैया, वो भी सरकार को दूर करने की जरूरत है, और हमारी फॉरेन पॉलिसी के साथ अलाइनमेंट करने की उसको जरूरत है। तब जाके कहीं जो इंडिया एक वर्ल्ड पावर, एक बढ़िया जो है एक ट्रेड पार्टनर भी दुनिया का बन सकता है। तो ये कुछ कुछ बातें मनमोहन सिंह जी ने बोली हैं। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं है जो हम लोग पहले नहीं जानते थे, लेकिन मनमोहन सिंह जी के पर्सपेक्टिव से सुनने का बात ही मजा ही अलग है। तो इन्होंने ये कुछ बातें यहाँ पे बोली हुई है। इसके अलावा दोस्तों और आज कुछ खास था नहीं, आपने भी देखा होगा। नंबर ऑफ न्यूज़ भी ज़्यादा नहीं है, और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से जिसमें थोड़ा हम लोग खुल के बात कर सकें, कुछ नया आज कंटेंट था नहीं, बट जितना भी था आज हम लोगों ने सीधा न्यूज़पेपर से ही किया है। तो आज आपको कोई खास डॉक्यूमेंट तो मिलेगा नहीं, है ना। और जो एमसीक्यूज दिए थे इसको हम लोग कल डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो दोस्तों। आज के सेशन के लिए यही था, लेकिन आपको बताता चलूँ हम लोगों ने अपना टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को ज्वाइन करना है तो आप उसको डेफिनेटली कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पे जाके आप क्लिक कर सकते हो। और हम लोग अपना फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं 30 तारीख से, इसी महीने, मतलब अगले हफ्ते ही कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप उसको जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए, क्लासरूम में मिलते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी करने वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कोई भी चीज़ करें, आप चाहे कोचिंग करें या टेस्ट सीरीज करें, मतलब कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी करें, टेस्ट सीरीज की तो रिक्वायरमेंट होती ही है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज तो आपको लगानी ही पड़ेगी। तो आप हमारी भी आपका जो मन करे आप लगा सकते हो, लेकिन मैं अपनी, तो डेव कोर्स में अपने बारे में बात कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत ही सोच समझ के और बढ़िया तरीके से स्टडी करके हम लोगों ने इसको बनाया है। तो अभी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।